स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एमसीक्यू था, जितनी भी आज तक एग्जाम में आए हुए सवाल थे, मैंने सारे सवाल को डिस्कशन किया लगभग 2 पार्ट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। आज तक जितने भी सवाल आए हैं इस टॉपिक से, आज मैं सारे सवालों को मैं डिस्कशन और हल करते हुए हम चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे चैनल से जुड़ते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, और जो इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करें और आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कह रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने क्या किया था, प्रभावित किया था। 1898 के इटली ऑस्ट्रेलिया युद्ध ने, दूसरा क्या है चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है। देखिए आप जब गौर करेंगे यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जब गौर करेंगे कि यहाँ क्या बता रहा है, आखिर कैसे प्रभावित किया विश्व का। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर कैसे जो विश्व का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो विश्व का अंतर्राष्ट्रीय घटना जो था वो भारतीय आंदोलन को प्रभावित किया। तो देखिए आप रूस को भी देख, रूस की बड़ा देश है और जापान देश है, कितना छोटा देश है। तो जब जापान के लोग रूस को हरा सकते हैं तो हम भारतीय मिल करके अंग्रेज को क्यों नहीं हरा सकते हैं। तो इसी भारतीय लोग मोटिवेट हुए और तो इस कारण से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो दिशा थी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। तो ठीक इसी प्रकार से चीन का जो बक्सर युद्ध था, अबिसिनिया का युद्ध था, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने भी प्रभावित किया था। तो आगे सवाल देखते हैं, इसका पहले आंसर देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे मैंने कहा था कि चारों सही होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। आगे देखते हैं, अगला सवाल है आपका, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा, भारत में को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई। अब चीन 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन। देखिए बक्सर 1899 से 1901 ईस्वी में हुआ था, तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें से वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या का भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति लोग अजय हैं। तो आगे चलते हैं कि नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। असहयोग, राजवाम वध्य आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। तो क्या था ऑप्शन नंबर बी, राजवाम वध्य आंदोलन। कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवाम वध्य आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न करना। अब देखिए राजवाम वध्य आंदोलन का मतलब क्या होता है कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के कारण, अब देखिए स्वदेशी आंदोलन, हम अब गरम दल नरम दल का भाग के रूप में हम बात करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन के चलते हुआ था। क्यों? जो दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि यह जो स्वदेशी आंदोलन जो है इस बंगाल तक रहे, और जो गरम दल के नेता थे वो पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और भी कुछ ऐसा तर्क है जिससे 1907 में अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन में। देखिए सूरत का अधिवेशन बाद में इसको रखा गया था, जब ये आपका जो नागपुर में पहले होने वाला था ये अधिवेशन, जो सूरत का अधिवेशन जो होने वाला नागपुर में होने वाला था उसे बदल दिया गया। हम मॉडर्न इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल के साथ में हम पढ़ेंगे, हमारा ऑप्शनल रहा है इतिहास, मैं ही आप लोगों को इतिहास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बता रहा है आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर उग्रपंथी और नरमपंथी धड़ों में मतभेद हो गया। मैंने क्या कहा अभी? स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मतभेद हो गया। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल को बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। देखिए जो एक बात और है कि जो नरमपंथी थे वो चाहते वस्तुओं का बहिष्कार करें, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, जो आपके गर्म क्रांतिकारी नहीं कह सकते हैं, जो गर्मपंथी के जो नेता थे, उन्होंने वस्तु सहित अन्य चीजों का भी बहिष्कार की इन्होंने विचार रखा था, जैसे कि सरकारी स्कूल का जो सरकारी स्कूल का बहिष्कार, वकील का बहिष्कार। तो वस्तु के साथ साथ में अंग्रेजों का सारा चीज का बहिष्कार इन्होंने विचार को रखा था। इस कारण से भी मतभेद हो गया था, हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पंथी नेता थे, कहां से थे? शहरी क्षेत्रों से थे। नरमपंथी नेता थे, कहां के थे? शहरी क्षेत्रों से थे। आगे बात करते हैं, उदारवादी राजनीति या राजनीति भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा, बमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित का मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्तियों सम्मिलित थे, उसका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों को आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। तो ये आप याद रखेंगे, जो कांग्रेस में जो नरमपंथी थे वो किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन देगा, ग्रामीण क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से थे, या फिर दोनों से थे, या फिर पंजाब से थे। तो शहरी क्षेत्र से थे, याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं, अगला सवाल की ओर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या बोल रहे हैं? सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने पहली बार रखी। गौर करेंगे, ये बात शायद किन्हीं को नहीं कहते हैं कि 1906 में कलकत्ता सबसे पहली मांग रखा। ठीक है, क्या दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन
की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने पहली बार रखी थी। 1904 में ही वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। वर्ष 1906 में कांग्रेस अधिवेशन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। तो याद रखेंगे कि 1904 में कहां पे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखा था, वर्ष 1905 में कांग्रेस। तो आप बताएंगे कि कांग्रेस 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मैं बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे बात करते हैं, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? उग्रपंथी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? उग्रपंथी थे। मदन लाल ढींगरा के नाम से जानते हैं, उधम सिंह, जो लंदन जाकर के, इनकी कहानी मैं कभी बताऊंगा उधम सिंह के बारे में। देखिए, उधम सिंह जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये बहुत छोटे थे। थोड़ा सा मैं 5 मिनट में समेट देता हूँ कहानी को। जब छोटे थे, ये काम करने के लिए अमेरिका गए और जैसे तैसे ये पहुंचते हैं कहाँ? लंदन पहुंचते हैं। इन्हें जब लंदन पहुंचते हैं तो लंदन पहुंचने के बाद यहाँ पे काम शुरुआत किया इन्होंने, और जैसे तैसे पैसा जमा करके इन्होंने कट्टा खरीदा, यानी बंदूक खरीदी। और जिस तरीके से जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, उसी प्रकार से लंदन में एक सभा हो रही थी। बीच सभा में जाकर के वहां पे उधम सिंह ने गोली मार दिया। किसको? जनरल डायर को। तो याद रखेंगे। तो इनके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। इतिहास को मैं बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल तरीके से, और आप लोग को मजा आएगा इतिहास पढ़ने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पूर्ण उद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। देखिए, वे साधन और साध्य क्या है? साधन और साध्य, मंजिल एवं रास्ता। आप याद रखेंगे, वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। बाकी बिपिन चंद्रपाल थे, लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी नेता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप देख रहे हैं कि लगातार गोपाल कृष्ण गोखले से सवाल पूछा गया है, तो सोच सकते हैं गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व को भी हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, है ना? अब इसका जो एक्सप्लेन किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों के आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा
कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। याद करेंगे, मैं फिर से पढ़ देता हूं इसको। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। याद रखेंगे, उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया था। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मंगवाने में विश्वास नहीं। तिलक ने क्या कहा था? तिलक का कथन देखिए, अब ट्रेंड आ गया है कथन का सवाल। कथन का सवाल जहां आप देखें उसको आप पीपीआई मान ले। यह किसने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे, सवाल किसी भी तरीके से बन सकता है। जब भी आप किसी भी लाइन को पढ़ें, आप वहां पे सवाल पुटअप करें। क्या इस लाइन से सवाल बनने की संभावना है? नहीं है तो भी देखें सवाल बन रहा है आपके मन मस्तिष्क में, तो आप उसे अवश्य वहां पे ध्यान दें। सवाल कुछ भी बन सकता है। चलिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो आपके वीजी तिलक और बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल चलते हैं। इसकी प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। तो किसने कहा था? कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल के अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं स्वराज प्राप्ति के बाल गंगाधर तिलक विचार अग्रदूत थे। कांग्रेस की याचना की नीति समाप्त होगी। आप लोग इससे कोई बता सकते हैं कि बाल गंगाधर उनका राजनीतिक में सबसे पहले उन्होंने कहां से शुरुआत किया? आप मुझे कमेंट में उनके बारे में 4 से 5 लाइन आप मुझे बताएं कि सबसे पहले राजनीति में प्रवेश कब किया, कांग्रेस में सबसे पहले किस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया सबसे पहले, है ना? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था है? तो वीसी पॉल। तो वीसी पॉल क्या है? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की है। उनमें से एक बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की याचना संस्था की संज्ञा दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद, 1906 के बाद। सवाल क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। कब आया था? 1906 के बाद आया था। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया।
इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। बार बार यहाँ पे शब्द आ रहा है, बार बार क्या शब्द आ रहा है आपका? स्वराज को लक्ष्य किसने बनाया था? तो करम दल के नेता कौन थे? वीजी तिलक, वीसी पॉल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। चले आगे। कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नहीं था, तो नहीं था तो कौन थे? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी कौन था? तो आपका बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको निर्दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो किसको नहीं जाना जाता है? निर्दलीय के तौर पे, यानी बाल गंगाधर तिलक। निर्दलीय कैसे हो सकते? तो कर्म दलीय थे ना। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाना कहा जाता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? क्या बता रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो कौन जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय उदारवादी से क्यों जुड़ रहेंगे? वो तो गर्म दल के नेता थे। निम्न में से किस को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? अब देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगर वही पूछते कि महात्मा गांधी के जो आपके अध्यात्म गुरु कौन थे, तो टॉलस्टॉय। अब यहाँ पे सवाल आया है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजनी को। अब मैजनी कौन थे? हम पढ़ेंगे इतिहास। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी को जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। बाद में उन्होंने मैजनी के उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। क्या बता रहा है यहाँ पे? कि लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी यानी इटली के राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी के उत्कृष्ट रचना, मैजनी के द्वारा लिखा गया रचना, क्या नाम था उसका? द ड्यूटीज ऑफ मैन। द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। देखिए, लाला लाजपत राय कंफ्यूजन में डाल सकता है आपको एक मोहम्मदन का नाम डाल के यहाँ पे कि निम्नलिखित में से इस पुस्तक को द ड्यूटीज ऑफ मैन, निम्नलिखित में से द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन दे देगा फिरोज शाह मेहता, दूसरा दे देगा अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, और क्या देगा? अशफाक उल्ला खां। तो बहुत से लोग अब सोचेगा कि उर्दू जैसे ही सोचेगा मार देगा अशफाक उल्ला खां को, परंतु यहाँ सवाल बहुत भयानक स्थिति से गलत हो सकता है यहाँ पे। तो याद रखेंगे, द ड्यूटीज ऑफ मैन का अनुवाद उर्दू में कौन किए थे? लाला लाजपत राय ने किया था। याद रखेंगे। चलिए उन्हें मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीति के साथ साथ वे ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैगनी और गैरीवाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। ठीक है, डिपोर्टेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? क्या बता रहा है? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? मुझे पता है कि बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा, इसीलिए मैं घटना चक्र को लाइन बाय लाइन में कवर लेकर चल रहा हूँ। मैं ये नहीं कि 10 सवाल यहाँ से उठा लिया, 10 सवाल उस टॉपिक से उठा लिया, मैंने कह दिया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। नहीं, सारे सवाल को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितना हो सके बीपीएससी तक मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं घटना चक्र में इतिहास का, साइंस का और करेंट अफेयर्स में सारा सब कुछ इस पे अपडेट में कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सम्मेलन तो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं थे? मध्य मार्गी कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक। क्या नहीं थे? मध्य मार्ग का नहीं थे ये। आज चाहे पार की बात ही करने वाले थे। चलिए, कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी तथा मध्य मार्ग नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्य मार्ग न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। तो अरविंद घोष। निम्न लिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। बंगाल विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। क्या बता रहा है? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल भी थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? अरविंद घोष थे, लाला गंगाधर तिलक भी थे। तो लाला लाजपत राय कहाँ थे? ये पंजाब में नेतृत्व कर रहे थे, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, और बिपिन चंद्र कहाँ कर रहे थे? बंगाल में कर रहे थे। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। तो भारतीय का अशांति जनक लोकमान्य तिलक को माना जाता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अपने पुस्तक में लिख करके। इन्हें कहा था और किन्हें कहा था? और वैलेंटाइन सिरोल जो था, किसे? बाल गंगाधर तिलक को और एक व्यक्ति को और उन्होंने कहा था। आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कौन थे। ऑप्शन दे देता हूं आपको। आपके राजा राम मोहन राय को कहा था या फिर दयानंद सरस्वती को कहा था? आप दोनों में से मुझे बताएंगे कमेंट करके। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे, पहला पॉइंट, और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं प्रयत्नों के परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय में अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक सिरोल पर मानहानि के मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। बाल गंगाधर तिलक
को अशांति का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन शिरोर। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? वैलेंटाइन शिरोर। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वही सवाल है, आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मूलर नहीं। देखो क्या बता रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी थी? मैक्स मुलर। आगे बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का सवाल है यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब से? तो सारे, एक से अधिक। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी तो पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल से बाहर आए तो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। आगे की बात हम करते हैं। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? क्या बता रहा है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी के नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल पर भेज दिया। देखिए इतिहास में हम ना, आप जितने भी सवाल को पढ़ रहे हैं, हम सारे सवाल को अपने सिलेबस में टेस्ट करते हुए चलेंगे। आपको इतिहास में अगर कहीं 30 में 30 सवाल आता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 30 में 25 सवाल आप बना करके आएंगे, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैंने भी इतिहास को मैं पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने इतिहास को। आगे बात करते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल गए थे, कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए गए थे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पे। भारत आंदोलन के प्रारंभिक दौर में, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचार धारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों का स्वशासन प्राप्त करना। आईएएस का सवाल है, 1998 में आया है। आगे बात करते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन के ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। ये भी हम देखिए, ऐसा नहीं है कि उग्रवादी लोग मुसलमान के विरोधी थे। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको एहसास होगा कि हाँ इस सवाल तो मैंने टच किया था। चलिए, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन के आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा
स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है। कथन आ गया है, कथन है, यहाँ पे कथन को अंडरलाइन करेंगे। किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है? अरविंद घोष ने कहा था। जहां भी कथन आएगा, देखिएगा इस बार बीपीएससी में जो आने वाला सवाल जो है कथन से भरा पड़ा रहेगा। भरा पड़ेगा मतलब कि 5 से 6 सवाल तो रहेंगे ही कथन से। चलिए, और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य को पूर्ति करेगा। देखिए, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य को पूर्ति करेगा। यह कथन किसका है? अगर दे दे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और राजेंद्र लहरी। कंफ्यूज कर जाएंगे सर। चलिए आगे बात करते हैं। 35 नंबर का सवाल, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, किसने किया था? तो आपके विजय तिलक। देखिए एक बात बताते हैं, महाराष्ट्र, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संस्था का उद्देश्य क्या होता है। अगर कोई संस्था आप खोल रहे हैं तो आपका कोई उद्देश्य होगा। ठीक उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को शुरुआत किया था। कैसे? क्योंकि मेला लगता था और मेला में बहुत दूर दूर के लोग आते थे और मेला में भाषण दिया जाता था राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित होने के लिए। तो उसी में से कुछ लोग राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित हो जाते थे। तो ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए अगला पेज पे चलते हैं। आज का ये लास्ट सवाल है और अंतिम सवाल को हम देखते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप नोट करेंगे। महात्मा गांधी ने किसके 100 को, मतलब हम कह सकते हैं किसे कांधे दिए थे? तो पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने किसे कांधे दिए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी के साथ साथ निम्न मुसलमान में से कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया था? तो शौकत अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। देखिए 2 है, जहां शौकत अली नहीं रहेगा तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। किचलू कौन थे? आप मुझे बताएंगे कमेंट में करके। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीता पढ़ा था। देखिए तीनों मुसलमान थे। पहला मुसलमान कौन थे? शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने क्या किया? इन्हें कांधा। और मौलाना हसरत मोहानी ने उसमें शोक गीता पढ़ा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट में करके बताएं, ताकि हम जो हमारी गलती है, जो हमारी अच्छाई है तो अच्छी बात है, जो हमारी गलती है मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, हम भी सीखते हैं और सीख रहे हैं। सीखने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। कोई कहे कि मैं विद्वान हूं तो ये उसकी मूर्खता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।